Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज हम सीपीसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, ठीक है। अब आप लोगों को यह चीज समझनी पड़ेगी, यह है 113, यह है 114 और यह है 115 ऑफ सीपीसी। देखिए, हमें यह समझना है, सबसे पहले हम इनका बेसिक मतलब समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू और व्हाट डू यू मीन बाय रिवीजन। तो आप ये देखिए, सबसे पहले रेफरेंस का मतलब हम समझते हैं। इसे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना, इसके अंदर सीधा सीधा समझने की कोशिश करनी है हमें। रेफरेंस का सिंपल सा मतलब यह होता है, जब कभी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक तो ये वर्ड याद कर लीजिए, जब कभी भी एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, या फिर लॉ से रिलेटेड कैसे, या तो क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि भाई कोर्ट एक प्रोसीडिंग चला रहा था, ट्रायल चला रहा था, ट्रायल के दौरान उसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो लॉ से रिलेटेड है, अगर वो कोई प्रोविजन पढ़ रहा है या कोई प्रोविजन है या कोई लॉ है, उससे रिलेटेड उसकी वैलिडिटी या इंटरप्रिटेशन कोई एक्ट, कोई कानून, उसके ऊपर अगर कोई सवालिया निशान उठता है और उस कोर्ट को जो ट्रायल चला रहा है उसे यह लगता है कि ना ही हाई कोर्ट ने ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर, जहां वो जिस क्वेश्चन पे वो अटका है, लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, या तो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन, या वैलिडिटी ऑफ लॉ से रिलेटेड है, या इन किसी भी तरीके से मगर क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। जब वो अटकता है तो उसे ये दिखता है ना ही हाई कोर्ट ने ना ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर दे रखा है इसके ऊपर, या कोई जजमेंट दे रखा है। तो आप क्या करते हैं, ऐसी चीज को लेके, ऐसे क्वेश्चन को लेके आप एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जब आप एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उसे आप भेज देते हैं हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास जब कभी भी अटकते हैं आप किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में और उस क्वेश्चन को आप हाई कोर्ट भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं हाई कोर्ट, तो भेजने को हम कहते हैं रेफरेंस। इस भेजने को हम कहते हैं रेफरेंस। तो आप एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो रेफरेंस है, ये सीओ मोटो भी हो सकता है और ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ पार्टी भी हो सकता है। इसका मतलब यह है, पार्टी भी जा सकती है हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट खुद भी सीओ मोटो उसको मंगा सकता है कि जहां तुम क्वेश्चन ऑफ लॉ में अटके हो। इतने क्या होगा, मान के चलिए अब वो क्वेश्चन जाएगा हाई कोर्ट उस क्वेश्चन को डिसाइड करके फिर नीचे भेजेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं, उस क्वेश्चन को डिसाइड करके नीचे भेजेगा। जब हाई कोर्ट के पास वो क्वेश्चन गया और प्रोसीडिंग अभी चल रही है, तो क्या कर सकता है हाई कोर्ट, स्टे भी लगा सकता है। इतने प्रोसीडिंग पे स्टे लगा देगा, इतने रेफरेंस में वो क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है हाई कोर्ट। तो सिंपल सी चीज हो गई, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ में या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का कोई सवाल है या फिर वैलिडिटी ऑफ लॉ का कोई सवाल है, उसके अंदर ड्यूरिंग ट्रायल अगर कोई सा भी कोर्ट अटक जाता है और उसे यह लगता है कि ना ही हाई कोर्ट ने ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पे कोई उस पे कोई जजमेंट पास कर रखा है, तो क्या होता है, तो सीओ मोटो या फिर ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ पार्टी वो क्या करता है, क्या भेज देता है, हाई कोर्ट के पास भेजता है। इस भेजने को हम कहते हैं रेफरेंस। क्या आपने किसको रेफर किया, हाई कोर्ट को। तो ये हमारा है 113 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब आ जाते हैं हम रिव्यू पे। देखिए रिव्यू क्या होता है, जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, आप उसी कोर्ट में रिव्यू के लिए रिव्यू पिटीशन लगा देते हैं कि रिव्यू लगा रहे हैं आप। जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, आप उसी कोर्ट में 114 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर रिव्यू की एक पिटीशन लगा देते हैं कि आप रिव्यू करिए अपने ही जजमेंट को। वही कोर्ट जिसने जजमेंट पास किया है, डिक्री दी है, वो रिव्यू करेगा। रिव्यू देखिए, ये ज्यादातर देखिए ये सिविल केसेस में तो अलाउड होता है, मगर क्रिमिनल केसेस में रिव्यू इज नॉट अलाउड,
ठीक है। सिविल केसेस में तो रिव्यू अलाउड है 114 में, ठीक है। रिव्यू का मतलब हम समझ गए कि जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है तो पार्टी जिसके अगेंस्ट या कोई भी पार्टी उसी जजमेंट को रिव्यू करने के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकती है पिटीशन रिव्यू के लिए कि आप प्लीज इसी जजमेंट को रिव्यू करें दोबारा से, तो वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू करेगा, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट टू द एफोरसेड द पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड बाय अ डिक्री और ऑर्डर और अपील इज अलाउड। देखिए, रिव्यू दोनों पे हो सकता है, आप ऑर्डर पे भी रिव्यू करवा सकते हैं और डिक्री पे भी रिव्यू करवा सकते हैं। तो रिव्यू के अंदर एक चीज जो समझने की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि रिव्यू किस किस चीज पे हो सकता है। वो ऑर्डर या डिक्री जिन पे अपील अलाउड थी मगर आप अपील में नहीं गए, वो ऑर्डर या डिक्री जिन पे अपील अलाउड थी मगर आप अपील में नहीं गए, ठीक है। उन पे आप अपील में भी जा सकते थे हायर कोर्ट, मगर आप ना जाने के बजाय आपने रिव्यू लगा दी, ठीक है, पिटीशनर। दूसरा, वो ऑर्डर और डिक्री जिनमें अपील अलाउड नहीं थी, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई इसके अंदर, डिक्री फ्रॉम विच एन पहली चीज हो गई अपील अलाउड थी। दूसरी चीज अपील अलाउड नहीं थी, जिन ऑर्डर या डिग्री पे अपील अलाउड नहीं थी उनमें आपने रिव्यू लगा दिया। तीसरी चीज, बाय द डिसीजन ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम स्मॉल कॉज कोर्ट, तो स्मॉल कॉज कोर्ट डिसीजन जो आया, ठीक है, जो स्मॉल कॉज कोर्ट ने दिया उन पे रिव्यू हो सकता है। तो रिव्यू के अंदर एक दो पॉइंट्स और समझ लेते हैं। जिस टाइम डिक्री या आपका ऑर्डर आता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज का टाइम पीरियड है इंडियन लिमिटेशन एक्ट से, 30 डेज के अंदर अंदर आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं सेम कोर्ट में। आर्टिकल 124 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, 124 आर्टिकल ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये बात कहता है कि विद इन जो ऑर्डर और डिक्री आई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप रिव्यू करवा सकते हैं उसी कोर्ट से जिसने वो ऑर्डर या डिक्री पास करी है। तो ये हो गया आपका रिव्यू, ठीक है। अब हम समझते हैं रिवीजन। रिवीजन 115, देखिए, जब कभी भी प्रोसीडिंग्स के दौरान एक मिनट रुकिए, हम अब समझते हैं 115 में रिवीजन। रिवीजन का मतलब यह होता है जब कभी भी प्रोसीडिंग्स के दौरान, ठीक है, प्रोसीडिंग्स चल रही है तो कोर्ट कुछ ऑर्डर्स पास करता है। तो ऑर्डर दो तरीके के पास करता है कोर्ट, एक पास करता है इंटरलोकेटरी, एक पास करता है नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। तो याद रखिएगा हमेशा रिवीजन अलाउड होता है नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पे, नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पे। नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो डायरेक्ट केस की मेरिट पे फर्क डालते हैं, जो डायरेक्ट केस की मेरिट पे फर्क डालते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अब आप कहेंगे डायरेक्ट मेरिट पे फर्क डालने का मतलब क्या होता है सर, कि अगर वो ऑर्डर ए और बी का मुकदमा है तो अगर ए के फेवर में था, अगर वो ऑर्डर बी के फेवर में हो जाए तो पूरा का पूरा केस पलट जाए। केस के जजमेंट पे जो ऑर्डर्स फर्क डालते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, उन ऑर्डर्स के ऊपर अलाउड होता है रिवीजन, उन ऑर्डर्स के ऊपर अलाउड होता है रिवीजन टू हाई कोर्ट। तो आप हाई कोर्ट में जाके रिवीजन के लिए डाल सकते हैं 115 में, ठीक है, ऐसे ऑर्डर्स जो केस की मेरिट्स पे, और इसका लिमिटेशन पीरियड होता है 90 डेज। तो बेसिकली रिवीजन किन ऑर्डर्स पे, कि भाई अगर कोर्ट ने जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी उससे ज्यादा की पावर एक्सरसाइज कर ली, या फिर जो पावर थी उन्हें एक्सरसाइज नहीं करी, जो पावर थी उन्हें इलीगली एक्सरसाइज किया, ठीक है, ऐसे ऑर्डर्स आपने दिए जो आपकी पावर थी, आपने जो आपकी जुरिस्डिक्शन थी उससे ज्यादा जाके आपने ऑर्डर दे दिया, या फिर ऐसा कि जो आपकी पावर थी आपने खुद को अंडरमाइन करके आपने वो ऑर्डर ही पास नहीं करा, या फिर कोई इलीगल काम कर दिया आपने। तो इसके अंदर तीनों लिखे हैं, सी देखते हैं, टू एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इलीगली विद मटेरियल इरेगुलरिटी। तो अगर आपसे मटेरियल इरेगुलरिटी वगैरह कुछ हुई है तो रिवीजन आप हाई कोर्ट के पास, तो मतलब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर किसी भी नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पे रिवीजन अलाउड होता है हाई कोर्ट को अंडर सेक्शन 115। ये वाली बात भी हमने समझ ली, ठीक है। तो रिवीजन के लिए और कोई पॉइंट अगर रहता है, ठीक है, ये भी हो गया। रिवीजन वर्क्स एज लाइक रिट ऑफ सर्चरी। तो रिवीजन रिट ऑफ सर्चरी जो है हमारी उसकी तरह एक काम करता है रिवीजन, ठीक है। ये भी बात समझ ली हमने रिवीजन को लेके, ठीक है। तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। 90 डेज वाली बात भी बता दी मैंने। कोर्ट एक्सरसाइज, अगर जुडिशरी अपनी पावर को ज्यादा गलत एक्सरसाइज कर रहा है कि किसी चीज को एडमिसेबल था नॉन एडमिसेबल कर दिया अपनी जुरिस्डिक्शन से, या कोई इलीगल चीज कर रहा है,
तो रिवीजन अलाउड होता है। हाई कोर्ट इतने क्या कर सकता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, इतने वो ऑर्डर रिवीजन में गया हुआ है, इतने स्टे ऑफ प्रोसीडिंग लगा सकता है, ठीक है, कि जब डिसीजन आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।